Hello everyone. The lecture is being presented for the paper second of Bihar State and the language will be English. Then let's start the lecture. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये एक फ्रेज था और ये एसोसिएटेड था जॉन किट्स से। जॉन किट्स रोमांटिक एरा के एक ग्रेट और काफ़ी यंग राइटर में से एक थे। ठीक है, मैं इनको कहूँगा कि ये यंग रोमांटिक राइटर थे। रोमांटिक एरा के ये राइटर थे। इनके जितने भी वर्ड्स हैं, इनके जितने भी वर्ड्स या फिर इनके जितने भी पोएम्स हैं वो सभी अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इनके साथ ही हालांकि इसका आंसर तो जॉन किट्स है, लेकिन हम लोगों को कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के भी बारे में पढ़ना है। ये लोग भी रोमांटिक टाइम के ही राइटर थे। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं आगे के स्लाइड में रखा हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द सोनेट द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो जो ये तो बहुत ही अच्छा सोनेट था। ये मेटरलिस्टिक सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो ये लिखा गया था सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है। हु कॉल्ड द सेले अ ब्यूटीफुल बट एन इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। तो पीवी शैली को किसने कहा था कि अ ब्यूटीफुल बट इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। तो ये लाइन कहने वाले थे पीवी शैली के बारे में मैथ्यू एर्नोल्ड। मैथ्यू एर्नोल्ड ने कहा था। मैथ्यू एर्नोल्ड एक क्रिटिक थे और इन्होंने जो भी बातें कही हैं राइटर्स के बारे में काफ़ी लॉजिकल और प्रूफ के साथ कही है। इस वजह से इनके जो स्टेटमेंट्स है किसी खास राइटर के बारे में वो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैथ्यू एर्नोल्ड एज अ क्रिटिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द वर्ड लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन। तो लिरिकल जो बैलाड्स है ये पब्लिश हुआ था। तो कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर होगा 1798। लिरिकल जो बैलाड्स है ये कई पार्ट्स में पब्लिश होकर के आया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में पब्लिश होकर के आया था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था 1798 में आया था, जो कि इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। ऐसा ये भी माना जाता है कि जो रोमांटिक एरा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो लिरिकल बैलाड्स के पब्लिशिंग के बाद ही हुई थी। लिरिकल बैलाड्स दो लोगों ने मिलकर लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर के लिखा था। तो ये अपना फर्स्ट लाइन है, इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली, यानी कि उस पर कोई टाइटल नहीं था। बाद में चल करके इसका टाइटल ऐड किया गया था, स्टार्टिंग में कोई टाइटल नहीं था। उसके बाद इसका सेकंड जो आया था, सेकंड टाइम में जब ये पब्लिश हुआ था तो ये 1800 में पब्लिश होकर के आया था, जिसमें केवल प्रीफेस इसका जोड़ा गया था। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स इसका नाम हो गया था। ठीक है। उसके बाद 1802 में ऑन पोएटिक डिक्शन वॉज एडेड, पोएटिक डिक्शन को जोड़ा गया था। और जो इसका लास्ट एडिशन आया था वो 1805 में आया था, लास्ट एडिशन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द एरा ऑफ, व्हाट वाज द ईयर इन विच लास्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड। तो उसका आंसर हो जाएगा फिर 1805। तो यहाँ पर टोटल जो पोएम थे वो 23 पोएम्स थे, जिसमें 19 जो पोएम थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 पोएम जो है वो एस.टी. कॉलरिज के थे। एस.टी. कॉलरिज के काफ़ी कम पोएम थे, तो इसी वजह से इनके पोएम जो हैं एग्जाम में पूछते हैं। तो उन एस.टी. कॉलरिज का जो पहला पोएम था राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर था, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है। उसके बाद फोस्टर मदर टेल था, तीसरा नाइटेंगल था और चौथा द डंजियन था। यही केवल 4 जो हैं पोएम थे एस.टी. कॉलरिज के लिरिकल बैलाड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो कौन इंडियन राइटर हैं जो अपने बारे में बिना किसी संकोच के अपने पर्सनल सेक्सुअल इंटरेस्ट को या फिर रिलेशनशिप को शो किया करती थी अपने पोएम्स में। तो ये जो राइटर हैं वो कमला दास हैं। ठीक है। कमला दास से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं लिटरेचर के किसी भी एग्ज़ाम में, तो इस वजह से कमला दास अपना एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। और इनके कुछ और भी वर्क हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ कि वर्क ऑफ कमला दास, तो अ हॉट नून इन मालाबार है, द सनशाइन कैट, एन ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी, द समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट ये फेमस है।
और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये जो है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद द डॉल, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट और पद्मावती द हेरलॉट, ये जो तीन इनके वर्क थे ये नॉवेल्स थे। हालांकि जो कमला दास हैं वो अक्सर पोएट्री ही लिखा करती थी और उनके पोएट्री ही फेमस हैं, वो अपनी पोएट्री के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने लास्ट फेज़ में 3 नॉवेल्स लिख करके भी एक्सपेरिमेंट करना चाहा था, ठीक है, तो उन्हीं के ये नॉवेल्स हैं। बाथशिबा इज़ अ हीरोइन ऑफ, तो टॉमस हार्डी ने एक नॉवेलिस्ट हैं, टॉमस हार्डी ने एक नॉवेल लिखा था फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड, फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड, तो फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड में ही एक एक्ट्रेस थी हीरोइन जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी का नाम बाथशिबा था, ठीक है। तो ये फेमस कैरेक्टर्स हैं, याद रखिए टॉमस हार्डी के जितने भी नॉवेल्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने, कुछ नया विचारधारा जानने के लिए आप जो है टॉमस हार्डी के नॉवेल्स को पढ़िए और साथ ही साथ उनके जो फेमस प्रोटोगनिस्ट हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, उनको भी याद रखिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कैरेक्टर्स को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है टेस ऑफ डी अर्बेविल्स, तो इसका जो फेमस कैरेक्टर था वो टेस नाम की एक प्यारी सी बच्ची थी, ठीक है, तो उसका यहाँ उसी का नाम था यहाँ पर। और उसके बाद फार फ्रॉम द मर्डिंग क्राउड में आप लोगों ने देखा ही कि इसके कैरेक्टर्स, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उसका क्या नाम था, तो बाथशिबा नाम था, बाथशिबा। तो इसी वजह से जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं या फिर प्रोटोगनिस्ट हैं उनके नाम जो है आप याद रख लीजिएगा। द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस एलिजी, अल्फ्रेड टेनिसन की फेमस एलिजी का नाम बताइए। दरअसल एलिजी क्या है, क्या होती हैं, तो एलिजी कुछ और नहीं, ये भी एक प्रकार के पोएम ही हुआ करती हैं, लेकिन ये जो पोएम लिखी जाती हैं ये किसी के डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखी जाती हैं, मतलब कि शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है, मॉर्न को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती हैं शोक प्रकट करने के लिए लिखी जाती हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो एलिजी लिखी थी वो लिखा था आर्थर हेनरी हेलम के बारे में, यानी आर्थर हेनरी हेलम, तो ये एक फ्रेंड थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, जिनकी काफ़ी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। तो और इनके डेथ के वजह से जो अल्फ्रेड टेनिसन थे वो सदमे में चले गए थे और उन्हीं की यादों में ये पोएम लिखा करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो वर्क है ये क्वीन विक्टोरिया को भी काफ़ी पसंद आया था। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ये एक विक्टोरियन पोएट है, यानी विक्टोरिया एज के टाइम के ये पोएट हैं। तो किसकी याद में उन्होंने लिखा था, तो आर्थर हेनरी हेलम के याद में उन्होंने लिखा था। द शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, तो शेक्सपियर के जो सोनेट होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं ये आप बताइए, ठीक है। देखिए राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, और उनका पैटर्न जो है एग्ज़ाम में बनता है, तो आप बताइए कि क्या पैटर्न होता है। तो 4 क्वार्टेन हुआ करते हैं, 4 क्वार्टेन का मतलब कि यहाँ देखिए यहाँ पर 3 क्वार्टेन हुआ करते हैं। क्वार्टेन का मतलब लाइंस, 4 लाइंस की पोएम 4 लाइंस होते हैं, तो 4 लाइंस का 3 पैटर्न बनता है, 4 लाइन का 3 पैटर्न बनता है, बन गया ये 3 पैटर्न। और उसके बाद लास्ट में कपलेट हुआ करते हैं, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, अगर आप इन सभी को ऐड करें तो ये टोटल आएगा 14, और सोनेट कुछ और नहीं, पोएम ऑफ 14 लाइन्स ही होती हैं। इस वजह से अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 क्वार्टेन होंगी और उसमें एक कपलेट होगा, और वही मिला करके टोटल 14 लाइन्स होंगे, और वही शेक्सपियर सोनेट्स के पैटर्न हुआ करते हैं। What the thunder said is a section of the poem. What the thunder said, ये जो सेक्शन ऑफ पोएम था ये तो वैसे टी.एस. इलियट का एक वर्क था, द वेस्टलैंड। तो ये जो वेस्टलैंड का ही सेक्शन है, वेस्टलैंड जो है, तो इस वजह से अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट प्रोग्रेस रादर देन अब्रप्टली थ्रू द 5 मूवमेंट एज फॉलोज, तो उसके 5 यानी पार्ट्स में आया था वो। तो अपना फर्स्ट जो पार्ट था वो था द बरियल ऑफ द डेड, द बरियल ऑफ द डेड। दूसरा जो पार्ट था वो है
अ गेम ऑफ चेस। और तीसरा जो अपना पार्ट्स है वो है द फायर सरमन। और चौथा जो था वो डेथ बाय वाटर था। और पांचवा जो था व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, ये ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से पूछता रहता है कि इनमें से कौन जो है वो द वेस्टलैंड का पार्ट नहीं है। और ये भी समझिए, टी एस इलियट एक पोस्ट मॉडर्न इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। तो इनके कुछ जो पोएम हैं जैसे कि द वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड की किससे स्टार्टिंग होती है, या फिर द लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट प्रूफ रॉक, इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, कौन कौन से लाइन्स से होती है, तो ये लाइन्स भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिए। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटी रिफर्स टू, चार्ल्स डिकेन ने एक नॉवेल लिखा था अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो दो सिटी में कौन दो सिटी आती हैं ये आपको बताना है। तो पहला सिटी था लंदन और दूसरा सिटी था पेरिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है पेरिस एंड लंदन, वही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। टेल ऑफ टू सिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स है, आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट प्रूफ रॉक ओपन्स विद द लाइन्स। तो जो यहाँ पर जो वर्क था टी एस इलियट का लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट फ्रॉक, उसकी लाइन वो किस लाइन से शुरुआत होता है। देखिए यहाँ पर लव सॉन्ग लिखा हुआ है, वास्तव में पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये कोई लव सॉन्ग तो बिल्कुल ही नहीं है। टी एस इलियट ने कुछ और ही सोच करके लव सॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसकी लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट प्रूफ रॉक की जो ओपनिंग लाइन है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ नहीं। ठीक है, ये जो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ है ये टी एस इलियट का जो वर्क आया था जिसका नाम था द वेस्ट लैंड, तो ये उसका यानी कि लाइन ओपनिंग लाइन है, द वेस्ट लैंड की ओपनिंग लाइन है। तो ये वेस्ट लैंड की ओपनिंग लाइन है। और ये लेट्स गो यू एंड आई, बिल्कुल यही जो है ये लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट प्रूफ रॉक की लाइन है। लेट्स गो यू एंड आई, लेट्स गो यू एंड आई, ये ओपनिंग लाइन है लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट प्रूफ रॉक की। ठीक है, ये दोनों नहीं है। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट, प्रिंस अमंग एसेइस्ट यानी कौन फेमस एसेइस्ट से जिनको प्रिंस कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस कहा जाता है, बताइए आप इसमें से। फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट तो थी, लेकिन ये जो है प्रिंस इसको नहीं कहा जाता था, चार्ल्स लैम को कहा जाता है प्रिंस अमंग एसेइस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। हु कंपोज द लाइन इफ़ विंटर कम्स एंड स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो किसने कंपोज किया था इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बताइए। ये जो लाइन है ये पी बी शैली की लाइन है। पी बी शैली के जो लाइन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पी बी शैली के लाइन्स को आप याद रखिए। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है उस किसने लिखा है, तो ये भी पी बी शैली ने ही लिखा था। पी बी शैली जो है विलियम गॉडविन से प्रभावित होकर के उनकी विचारधारा कुछ राइवलरी हो गई थी, यानी कि थोड़े से सोसाइटी और रिलीजन के खिलाफ जाकर के उन्होंने लिखने लगे थे वो, तो इसलिए उन्होंने एक उसी के कड़ी में से उन्होंने लिखा था एक रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, और भी इनके कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं या फिर और भी इनके कुछ पोएम्स हैं जिसमें वो राइवलरी की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तो इसमें सिमिली है नहीं, पर्सोनिफिकेशन है नहीं, मेटाफर भी नहीं, मेटोनमी है। ठीक है, हु कंपोज द फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट, ये जो लाइन है ये भी पी बी शैली की ही लाइन है। ठीक है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन पी बी शैली की है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वाज रिटन बाय द विलियम फॉकनर, इसको तो आप भी बता सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है, तो फॉर हुम द बेल टॉल्स तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है, और उसकी यूलिसिस तो फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की इंस्पायरिंग पोएम में से एक है। द साउंड एंड द फ्यूरी, द साउंड एंड फ्यूरी जो है यही विलियम फॉकनर का नॉवेल्स है। ठीक है, और द साउंड एंड द फ्यूरी, एक बात और भी आपको याद रखना होगा कि जो विलियम फॉकनर थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1949 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो है वो किसका नॉवेल है, लिरिक क्या होता है,
लिरिक इज, लिरिक को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पे कह रहा है, अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, नहीं ये तो नहीं होता है। द पोएम रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, ये भी नहीं होता है। अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, बिल्कुल यही सही है। एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें पोएट जो है अपने पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हु डिफाइंड ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर, तो किसने ट्रेजिडी को फॉलोइंग मैनर में डिफाइन किया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। किसका ये मानना था कि पोएट जो ट्रेजिडी होती है वो एक्शन का इमिटेशन होती है, उसको सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये और कोई नहीं बल्कि एरिस्टोटल ने कहा था। एरिस्टोटल ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उस समय उन्होंने ये लाइन कही थी, हु इज़ द नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसे राइटर जिन्होंने डेमोक्रेसी को स्टंच तरीके से सपोर्ट किया। ही वॉज अ स्टंच सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी आई वुड से। और जब उन्होंने यानी अमेरिका में जो कुछ प्रथाएं थीं जैसे स्लेवरी सिस्टम था तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो कोई भी पर्सन आवाज़ उठाए उनके साथ में ये जो अपना राइटर थे वॉल्ट विटमैन वो उनके साथ हो लिए, और ये काफ़ी तारीफ़ करते हैं इसी बात को लेते हुए किसको, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो अपना जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के याद में इन्होंने एक पोएम लिखा था, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition। तो किसका ये मानना था कि प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन के लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो आंसर है वो वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का अपना ये मानना था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ विच शुड बी स्टडीड। तो यहाँ पर है कि ये बस पोएम मैंने लिखा है द टिंटर्न एबे, ये वास्तव में इम्पॉर्टेंट है। इमोर्टलिटी और द प्रिल्यूड टू मिल्टन, द रेनबो, माइकल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओड टू ड्यूटी, लूसी पोएम्स, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये भी एक पोएम है। और टू द कुकू और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गैदरर 1802, टू अ स्काई लार्क, सोलिटरी रिपर एंड द डफोडिल्स, लोडामिया, पील कैसल और द बॉर्डरर्स। बॉर्डर्स के बारे में खास बात यह है कि बॉर्डर कोई पोएम नहीं बल्कि वो एक प्ले था। और कैसा प्ले था, तो ट्रेजिडी प्ले था जो पब्लिश होकर के आया था 1795 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। यहाँ पर यह है कि आप जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये बात सच है कि ये जो सेक्शन है पूरा, ठीक है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स ओमैन कैरेक्टर। तो शेक्सपियर के कुछ ओमैन कैरेक्टर्स थे, उनके अलग अलग प्लेस में हुआ करते थे। तो उसी कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स को फोर्थ विच कहा गया है। ठीक है, यानी चौथी चुड़ैल कहा गया है। तो किसको कहा गया है, तो विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजिडी प्ले आया था, ट्रेजिडी प्ले, और उस ट्रेजिडी प्ले का नाम था मैकबेथ। तो मैकबेथ में ही एक कैरेक्टर थी जिसका नाम था लेडी मैकबेथ, यानी मैकबेथ जो प्रोटोगनिस्ट था उसी की वाइफ थी। ठीक है, जिसने उसको चढ़ा बढ़ा करके उसका अंत करा दिया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ विच कहा गया है। Who wrote Tiger's Heart wrapped in a player's hide about Shakespeare। देखिए एक बात समझिए, विलियम शेक्सपियर ग्रेट राइटर थे नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ उनके बारे में भी कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट किए, और जो निगेटिव उस ज़माने में कमेंट किया करते थे विलियम शेक्सपियर को लेकर के, वो यूनिवर्सिटी विट्स के लोग थे। उनको एक अलग नाम दिया गया था, यूनिवर्सिटी विट्स।
तो अब यूनिवर्सिटी विट्स में कुछ लोग आया करते थे, ठीक है। तो उसी में से एक थे रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन, तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में जो ये लाइन लिखी हुई है, टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन द प्लेयर साइड। पूरी लाइन क्या थी इसको देखते हैं। पूरी लाइन ये थी कि द ग्रीन इन 1592 pointed out to his fellow that there is an upstart crow। ये important है, यहाँ से शुरुआत होती है। there is an upstart crow beautified without feathers that is tiger's heart wrapped in the player's hide। suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you। ठीक है, तो ये पूरी लाइन थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी उनका ये सब मानना था कि शेक्सपियर तो कभी स्कूल गए नहीं, फिर उनके दिमाग में कहाँ से ऐसी और इतनी अच्छी आइडियाज़ आते हैं जिसकी वजह से वो प्ले को लिख लिया करते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कॉपी करते हैं, यूनिवर्सिटी के लोगों के कॉन्सेप्ट को वो कॉपी कर लिया करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये लिखा था। विच वाज फॉकनर्स लास्ट नावल, तो विलियम फॉकनर की जो लास्ट नावल थी वो कौन सी नावल थी बताइए। विलियम फॉकनर तो बड़े ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं, तो उनका जो लास्ट नावल था वो द रिवर्स था। तो द रिवर वाज द रिवर्स, यानी जो फॉकनर्स की जो है लास्ट नावल थी, जो 1940 में शुरुआत हुई थी लिखने और फिर फिनिश्ड हुआ था 1962 में। लगभग 22 साल का समय लग गया था, और ये जो है लास्ट नावल भी थी। Who said Milton's thou shouldst be living at this hour। तो किसने कहा था कि मिल्टन को इस समय रहना चाहिए था। तो ये जो लाइन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। Here lies on whose name was writ in water, who is here spoken of। ठीक है, तो ये एक एपिटाफ है। एपिटाफ का मतलब ये होता है कि जो जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके कब्र पर कुछ लाइनें लिख दिया जाती हैं। तो ये जो लाइन लिखी गई है ये जॉन किट्स के कब्र पर लिखी गई है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर रिफ़र करती है जॉन किट्स को। एपिटाफ इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे एपिटाफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कुछ फेमस राइटर जैसे पी बी शैली हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन किट्स हो गए, तो इनके ग्रेवयार्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी रहती हैं एपिटाफ के रूप में। तो अगर वो मिले तो आप उसको भी पढ़िए। Who wrote these lines? I cannot leave this island, I was born here and belong। तो ये जो लाइन है वो किसने कहा था, है ना। देखिए, I cannot leave this island, यानी इस आइलैंड को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो लाइन है निस्सिम एज़ेकिएल ने कहा था। निस्सिम एज़ेकिएल, आपको पता होगा निस्सिम एज़ेकिएल के जो पोएम्स हैं वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। निस्सिम एज़ेकिएल एक इंडियन राइटर हैं और ये एक ज्यूज़ राइटर हैं, ज्यूज़, ठीक है, ज्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये, ज्यूज़ राइटर आउट से। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके वर्क जो हैं वो फेमस हैं, इस बात को ध्यान रखिए। Who called Wordsworth the egotistical sublime? तो वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था। वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था, तो जॉन किट्स ने कहा था। द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंगवे, द प्रोटोगनिस्ट इज। तो ओल्ड मैन एंड सी जो एक नॉवेल है विलियम यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे का, तो जिसके वजह से अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उस द ओल्ड मैन एंड द सी का जो एक्टर था या फिर जो प्रोटोगनिस्ट था, जो हीरो था, वो कौन था, तो अ क्यूबन फिशरमैन। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक फिशरमैन की स्टोरी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अ क्यूबन फिशरमैन। एक इंस्पायरिंग लाइन लिखी हुई है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड, है ना, काफ़ी इंस्पायरिंग लाइन है। तो ये जो लाइन है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम की है, उसी पोयम का आपको नाम बताना है। क्रॉसिंग द बार, ये जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की तो है, पर ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। द प्रिंस भी नहीं होगा, द लेडी ऑफ सैलड भी नहीं होगा, यूलिसिस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यूलिसिस में ही वो इंस्पिरेशन और इनकरेज होने की बात वो बार बार करते हैं, ठीक है, कभी ना थकने और कभी ना रुकने की वो बात करते हैं यूलिसिस में ही। तो इस वजह से अपना जो आंसर नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। यूलिसिस की लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।
मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको कुछ हद तक बेनिफिट पहुंचा रहा होगा, और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग इसके पीडीएफ या फिर इसके स्लाइड की बात कर रहे होंगे, तो बिल्कुल मैं इसके पीडीएफ दे दूंगा, आपको बस कुछ करने होंगे। और मेरा नाम सलीम अहमद है, ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप जो यहाँ पर गिवन नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पर इससे जुड़िए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ पर लिखिए, सेंड करिए, एक मैसेज सेंड करिए, और उस मैसेज में आप लिखिए सेंड पीडीएफ, ठीक है, और सेंड पीडीएफ लिखते ही मैं सिंपली उसको सेंड कर दूंगा कुछ ही पल में। तो थैंक यू क्लास।